नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। देश में अनलॉक 1 का पहला दिन, कोरोना के लगातार बढ़ते मामले, लेकिन उन सब के बीच जो सीमा पर तनाव चल रहा है वो भी अपने चरम की ओर लग रहा है जैसे पहुंच रहा है। सबसे पहले खबरदार की लेंस से हम अलग अलग खबरों को देखते हैं। सबसे चिंताजनक खबर जो भारत के लिए इस समय है वो ये कि भारत और चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वहां पर चीन के फाइटर जेट्स उड़ान भरते हुए नजर आए हैं। इससे जुड़ी तमाम पहलुओं का हम आज विश्लेषण करेंगे। दरअसल आपको बताएं कि जिस तरीके से यहां पर हमें स्थिति नजर आ रही है उसमें वहां पर विमानों का उड़ना, भारी सैन्य साजो सामान और हथियारों का इकट्ठा होना, 5 मई को हुई झड़प के बाद अब तक दोनों पक्ष बातचीत से कोई हल नहीं निकाल पाए हैं। ऐसे में हमने मौजूदा हालात का गहराई से विश्लेषण किया है। बॉर्डर पर भारत यूएवी के जरिए कैसे निगरानी कर रहा है, भारत बॉर्डर पर वो कौन सी सड़कें हैं जो चीन को चुभ रही हैं, भारत और चीन के बीच इस तनाव में इस समय किसका पलड़ा भारी है, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। हमने इस विश्लेषण के लिए शौर्य चक्र विजेता लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से भी बात की है, जिन्हें सियाचिन में जब पाकिस्तान ने धोखाधड़ी की थी तब वो वहां पर एक लेफ्टिनेंट के तौर पर कदम रखने वाले पहले भारतीय सैनिक थे। 21वीं सदी के इस दौर में युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, ऑनलाइन भी लड़े जाते हैं और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साइबर वॉर लड़ रहा है। इस लड़ाई में गोलियां या मिसाइल नहीं चलती, झूठ की बोली और फर्जी तस्वीरें चलती हैं। सोशल मीडिया पर कैसे चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको भारत की जासूसी करने वाले पाकिस्तानी षड्यंत्र की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन के वीजा अधिकारियों ने कैसे आर्मी और सरकारी अफसरों को टारगेट किया, कैसे फर्जी नामों से आधार कार्ड बनवाए और पाकिस्तानी जासूस कैसे दिल्ली कैंट के अंदर घूमते रहे, ये सब आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से पता चलेगा। आज भारत के कोरोना वाले आंकड़े भी चिंता बढ़ा रहे हैं। भारत अब दुनिया के 7 सबसे अधिक कोरोना केस वाले देशों में से एक है। भारत में कोरोना के 1,90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और आज ही अनलॉक 1 का पहला दिन था। आज कैसे लॉकडाउन वाला ताला खुला और दिल्ली के बॉर्डर को लेकर किस तरह कंफ्यूजन फैला, यह समझना भी जरूरी है। हमारे पास अमेरिका से हैरान करने वाले वीडियो आए हैं जो ये बताएंगे कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका गुस्से की आग में क्यों उबल रहा है। अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में विरोध की आग फैलती जा रही है। पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, हजारों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी समेत 40 शहरों में कर्फ्यू लगाया जा चुका है। बात यहां तक पहुंच गई कि व्हाइट हाउस के सामने हो रहे प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ देर के लिए अंडरग्राउंड बंकर में ले जाना पड़ा। अमेरिका में वॉशिंगटन सहित 15 शहरों में करीब 5,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। लेकिन सबसे पहले हम भारत और चीन के बीच एलएसी पर जो तनाव चल रहा है उससे जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं और इसकी मुख्य बातें भी आपको बताते हैं। क्योंकि एलएसी पर चीन के विमान अगर उड़ते हुए नजर आए हैं, इससे पहले भी हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन एक बार फिर चीन के इस बार फाइटर जेट्स उड़ान भरते हुए नजर आए हैं। हालांकि उनके बीच 30 किलोमीटर की लगभग दूरी थी और इसे आप बॉर्डर वाली सोशल डिस्टेंसिंग भी कह सकते हैं। इसके साथ ही सैटेलाइट इमेजेस के जरिए जो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं वो साफ साफ इस बात की तस्दीक करती हैं कि चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी वहां पर सैनिकों की उपस्थिति बढ़ी है, हथियारों को ले जाया गया है। हालांकि अभी तक वहां पर इस्तेमाल की नौबत नहीं आई है और बीते कई सालों से, और ये मिसाल दी जाती है इन दो देशों के बीच की, लेकिन हथियार वहां पर मौजूद है। ये स्थिति हमारे सामने स्पष्ट है। जिस तरीके से लगातार 5 मई के बाद से ये पूरा मामला बढ़ा है, इसे सुलझाने की भी जाहिर है बातचीत से कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। मेजर जनरल स्तर पर बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच। उम्मीदें टिकी हुई हैं कि किसी तरीके से ये गतिरोध खत्म भी हो। एलएसी पर भारत और चीन के बीच टकराव जारी है और चीन की उकसाने वाली हरकतें भी नॉन स्टॉप चल रही हैं।
आज तक को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक चीन के फाइटर जेट लद्दाख के बहुत करीब उड़ान भर रहे हैं। ईस्टर्न लद्दाख के पास चीनी सेना के 2 बेस हैं, एक होतान और दूसरा गरगुंसा। चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान होतान और गरगुंसा से ही पूर्वी लद्दाख के उस इलाके की ओर उड़ान भर रहे हैं जो भारत और चीन के बीच चल रहे संघर्ष का केंद्र बिंदु है। भारतीय खुफिया एजेंसियां अब सर्विलांस की मदद से इस इलाके में पूरी तरह नजर गड़ाए हुए हैं। भारतीय सूत्र ये बताते हैं कि चीन के 10 से 12 J-7, 10 और 12 J-11 लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं और भारतीय इलाके से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हालांकि चीन के लड़ाकू विमान एक तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन भारत इस मामले में कोई जोखिम नहीं ले रहा और हर स्तर पर ज्यादा सावधानी बरत रहा है। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का आमना सामना थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच चीनी सेना ने सरहद के दूसरी तरफ अपने 2 एयरबेस होतान और गरगुंसा में लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। चीनी सेना के J-7 और J-11 जैसे लड़ाकू विमान 30 किलोमीटर के दायरे में लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना बिना किसी दबाव के चीन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। जो फाइटर्स उड़ते देखे गए होतान और गुरगंसा से, जो उनका एयरबेस है वहां से, ये थोड़ा चिंता में डालता है। ये एयरक्राफ्ट लगभग 30 किलोमीटर की दूरी से उड़ते रहे, लेकिन उसके बाद भी एक सतर्कता भारत को दिखना चाहिए। भारत की तरफ से लगातार लद्दाख और बॉर्डर पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारत के अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV, आप जिसे ड्रोन भी कह सकते हैं, भारतीय इलाके से ही LAC की दोनों तरफ पूरी नजर बनाए हुए हैं और गालवन नाला इलाके में चीनी सैनिकों की पोजीशंस पर भी भारतीय ड्रोन्स की नजर है, ताकि चीन की किसी भी तरह की चाल को पहले से ही पहचान लिया जाए। भारत कभी भी आक्रामक होकर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही बातचीत और शांति की भाषा भी भारत बोल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सैटेलाइट तस्वीरें यह बताती हैं कि चीन भारी सैन्य साजो सामान और हथियारों को पूर्वी लद्दाख के पीछे अपने बेस में इकट्ठा कर रहा है। जाहिर है चीन की नीयत ठीक नहीं है। हिंदुस्तान और चाइना ने दोनों ने ही टैंक्स और आर्टिलरी अपने रेयर में जमा कर दिए हैं। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि दोनों में से कोई भी साइड जो है आसानी से पीछे नहीं हटने वाला और लॉन्ग स्टैंड ऑफ डुकलाम की तरह इन दी ऑफिंग है। मई की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना और चीनी सेना के हेलीकॉप्टर हवा में एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, लेकिन भारत ने उसी समय ईस्टर्न लद्दाख में अपने एयरबेस पर सेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान भेज दिए थे। भारतीय लड़ाकू विमान और UAV अब विवादित क्षेत्र में निगरानी रख रहे हैं। भारत का रुख इस मामले में स्पष्ट है। भारत अपने स्वाभिमान को किसी भी तरह की चोट पहुंचाने नहीं देगा और संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। बातचीत के द्वारा समय समय पर इसे भारत भी रिजॉल्व करता रहा है और चाइना भी रिजॉल्व करता रहा है। डोकलाम की में जो कुछ भी हालात पैदा हुए थे 2017 में ही आपने देखा, लगा कि एक टेंशन बहुत ही बढ़ गया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। नहीं, हम लोग पीछे नहीं हटे, लेकिन अल्टीमेटली उस मामले को हम लोगों ने रिजॉल्व करने में कामयाबी हासिल की। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचे। पिछले साल से ईस्टर्न लद्दाख के उस पार बना चीन का होतान एयरबेस भारत की नजरों में है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी यहां चीन के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल 6 पाकिस्तानी J-17 लड़ाकू विमान POK के स्कर्दू एयरबेस से उड़ान भरकर होतान पहुंचे थे और वहां शाहीन 8 नाम के युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। भारत और चीन के इस टकराव में भारत की पोजीशन के मायने क्या हैं? ये सवाल हमने उस व्यक्ति से भी पूछा जो ऐसे पहले अफसर थे जिन्होंने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन में हेली ड्रॉप किया था। शौर्य चक्र विजेता संजय कुलकर्णी की बातें आपको सुननी चाहिए। स्टैंड ऑफ में जहां तक कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज का सवाल है, दोनों मैं कहूंगा आईबॉल टू आईबॉल है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग कहीं पर भी मैं रिपीट कर रहा हूं डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं है। जैसे पेंगयांग त्सो लेक ले लीजिएगा, अब हम क्या कहते हैं, या हमारे जो इलाका है वो फिंगर 8 तक है,
वो कहते हैं नहीं हमारा इलाका फिंगर 4 तक है। तो ये परसेप्शनल डिफरेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी है चाहे वो डेप्सांग है, चाहे चूमर है, चाहे डेमचौक है, यहाँ पे 2-4 जगह पे वो जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, जो चरने के लिए याक आते हैं, उनको लेने की कोशिश करते हैं, उनके जो सिविलियंस आते हैं। लेकिन ऐसी कोई ये जो हम कहेंगे कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है हमारे देशवासियों ने निश्चिंत रहना चाहिए। चीन इस समय खुद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है, इसीलिए वो दबाव डालने वाली कूटनीति और युद्ध नीति को आजमा रहा है। वो लद्दाख को युद्ध का मैदान बनाने पर तुला है, लेकिन अंत में सारे विवाद बातचीत की टेबल पर ही आते हैं। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, जितने भी जानकारों से आप बात करिए, सब यही कहते हैं कि चीन अभी युद्ध नहीं करेगा। तो फिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? इस बात को समझना जरूरी है कि चीन दरअसल नहीं चाहता कि उसके आसपास जितने भी देश हैं कोई उससे ज्यादा मजबूत हो। धीरे धीरे एक एक इंच करके वो जमीन पर कब्जा करने की नीति अपनाते रहता है। ऐसे में उसे हमेशा आपत्ति रहती है कि कहीं पर कोई पक्का निर्माण हो जाए। अब भारत अपनी जमीन पर अगर रोड बना रहा है तो वो क्यों ना बनाए, लेकिन चीन को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि अगर भारत अपने रोड बनाएगा तो चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा उस इलाके को अपना कहना। अब भारत दौलत बेग ओल्डी तक, डीबीओ तक एक सड़क बना रहा है, जिसे लेकर चीन को बहुत ज्यादा आपत्ति हो जाती है। सड़कों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किन किन जगहों पर खास चीन को आपत्ति है, यह भी समझिए, क्योंकि इसी से जुड़ा है चीन के ये अतिक्रमण वाला तेवर। जिस अंदाज से सीमा सड़क संगठन ने इस पूरे इलाके में चीन से सटी सीमा के साथ सड़कों का जाल बिछाया है और बड़े बड़े और महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया है, उससे चीन तिलमिलाया है। हमने यही जानने की कोशिश की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इंजीनियर से, आखिर ये सड़कें क्यों महत्वपूर्ण है। Durbuk Shok and Daulat Beg Oldi Road is a strategic important road for India, and we have inducted in 2015 50 BRTF, which is solely looking after construction of this road. We are following new technology like cementitious base and sub base, and to enhance our speed of construction. And similarly, we are going in for class 70 equipment bridges, so that bridges can be launched and connectivity can be given fast at the fastest. और अब आप देखिए कि चीन कैसे एक पूरा चक्रव्यूह रचता है। आपने देखा कि हम सड़क बनाते हैं, उसे परेशानी हो जाती है, वो वहां पर अपने ट्रूप्स को लगा देता है। आपने देखा कि किस तरीके से सैटेलाइट इमेजिंग से यह साफ हुआ कि चीन ने पहले अपनी तरफ से बिल्डअप शुरू किया और उसके बाद भारत ने उसकी बराबरी में वहां पर फौज को तैनात किया। लेकिन इसके साथ ही आप सोशल मीडिया पे चंद तस्वीरें देखते होंगे, जिसे लेकर भारतीय सेना ने साफ कहा है कि ये वो तस्वीरें नहीं है जो भारत और चीन के बीच की झड़प की हैं। लेकिन उसके बावजूद अचानक ट्रेंड करने लगती हैं ये तस्वीरें। अचानक ऐसा कहा जाने लगता है कि ये देखिए भारत और चीन के बीच मुकाबले की ये तस्वीरें हैं। जब भारतीय सेना, सरकार सब इसका खंडन कर रही है, तो ये तस्वीरें क्यों पाकिस्तान वाले हैंडल्स, चाइना वाले हैंडल्स इसे ट्रेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं? ये दरअसल एक ऑनलाइन युद्ध का जरिया है। इस गेम को समझिए। रणभूमि पर युद्ध नहीं, पर इसे आप एक ऑनलाइन वॉर समझिए। सीमा पर गोली नहीं, इसीलिए ऑनलाइन बोली से जंग जीतने की कोशिश है ये। और इस जंग में पाकिस्तान और चीन साथ साथ कर रहे हैं काम। अभी जो आप लद्दाख के अंदर देखेंगे, एक नया तरीका देखने को मिल रहा है, जहां चीनी और पाकिस्तानी हैंडल मिलकर एक कहीं ना कहीं भारत और चीन के प्रति जंग उकसाने का एक काम कर रहे हैं। दूसरा, एक ऐसा नैरेटिव पैदा कर रहे हैं कि भारत की सेना
दबाव में है। वीडियो शेयर करे जा रहे हैं, पुरानी फोटो शेयर करी जा रही है, जहां हमारे जो सैनिक हैं उनको एक दयनीय हालात के अंदर दिखाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है कि इसका जवाब दीजिए। लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही चीनी सेना को अप्रत्यक्ष सपोर्ट देने के लिए आजकल सोशल मीडिया पर षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि चीन अपनी ताकत दिखा सके। इन पुरानी फर्जी तस्वीरों के जरिए कोशिश ये है कि भारत में एक नैरेटिव सेट किया जाए। पहला, लोगों को ये बताना कि सीमा पर खून खराबा है और ये बात आपसे छिपाई जा रही है। दूसरा ये कि चीनी सेना भारत पर भारी पड़ रही है। हकीकत ये है कि ये दोनों ही बातें सरासर झूठ हैं। सारी आर्मीज एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सेल होता है उनका, जो ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों होते हैं। चाइना का भी है, पाकिस्तान का भी है, और भी अदर देशों का है। ये सेल जो होता है, ये जो अपनी फोर्सेस की काबिलियत है उनको बढ़ा चढ़ा के प्रोजेक्ट करता है ताकि दुश्मन को एक डरा सके, शॉक एंड ऑ में डाल सके लड़ने से पहले ही, और हमारे वॉर फाइटिंग पोटेंशियल को उसकी दुगनी चौगनी बढ़ोतरी कर सके साइबर इंसर्शन से। इस तरह के हैंडल्स को बॉट्स कहा जाता है, जो कि एक फेक आइडेंटिटी के तहत एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर पे या मैनुअली भी चलाए जाते हैं, बट वो खाली प्रोपेगेंडा को ट्वीट करते हैं या कुछ रीट्वीट्स मारते हैं। इनका कोई पर्सनल वो होता नहीं है। तो जो एजेंडा के तहत जो इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना होता है वो उस हैंडल्स के द्वारा फैलाया जाता है। चीन ने 1997 से ही एक मुहिम के तौर पर साइबर वॉरफेयर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस समय वो अमेरिका और रूस की बराबरी करना चाहता था, पर धीरे धीरे वो इसे हथियार के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। 2010 के बाद से लगभग एक नीतिगत रूप से चीन के प्रहार बढ़े। चीन साइबर स्पेस के जरिए भारत की कई संवेदनशील जानकारियां चुराने की कोशिश करता रहा। इसी साल मार्च में राज्यसभा में सरकार की ओर से एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा गया कि पिछले 5 सालों में चीन ने 1,29,747 भारतीय वेबसाइट्स को हैक किया। और अब चीन हैकिंग से आगे बढ़कर ऑनलाइन प्रोपेगेंडा को एक हथियार बना रहा है। स्पष्ट है कि मौजूदा दौर में जब चीन दुनिया की नजर में पहले ही बहुत गिरा हुआ है, वो कोई खतरा नहीं उठाना चाहता। इसीलिए अपने पाकिस्तानी गुलामों की मदद से LAC की एक झूठी तस्वीर गढ़ना चाहता है। देखिए, एक तो देश के पास एक सशक्त नेतृत्व भी है, सक्षम नेतृत्व भी है। देश का मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे। यह भरोसा तो देश की, मैं समझता हूं देश की जनता को मुझे आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता को यह भरोसा है। चीन ने साइबर अटैक्स के जरिए पहले भारत को टारगेट बनाया, अब ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के जरिए। यहां तक कि जो भारत के आंतरिक मामले हैं उनमें अफवाहों की कड़ियां चीन से जाकर जुड़ती हैं, और ये बात सिद्ध भी हुई है। लेकिन अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो परिस्थितियां हैं उसकी एक झूठी तस्वीर पेश करके जाहिर है चीन की कोशिश यही है कि तनाव किसी तरीके से वो बढ़ा सके। अभिषेक भल्ला के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। यानी आपको विश्वास भारतीय सेना पर करना है, न कि इन चीनी बॉट्स पर जो कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। बहरहाल चीन बार बार जिक्र करता है 1962 का, लेकिन वो भूल जाता है कि ठीक 5 साल बाद उसका क्या हश्र हुआ था। उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम को परेशान करने की जो कार्रवाई चीन में चलती थी उसका जवाब भारतीय सैनिकों ने किस अंदाज में दिया था, देखिए। सेना का एक ऐसा टकराव जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, सेनाओं की तैनाती, युद्ध की आहट तो है, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, और भारत के लिए तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे हालात में इतिहास का एक सबक याद रखना जरूरी है। आपको उस दौर में ले चलते हैं जब पिछली बार भारत और चीन के बीच गोलियां चली थी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत ने चीन को शर्मिंदा कर दिया था, और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सितंबर 1967, नाथुला।
1967 से 5 साल पहले भारत 1962 के युद्ध में चीन से शिकस्त खा चुका था। 1962 में चीन का धोखा और उस युद्ध की हार भारतीय जनमानस में एक गहरे शोक की तरफ बैठ गई थी। लेकिन इसके 5 साल बाद भारत ने चीन से जबरदस्त मुकाबला किया। 1967 का टकराव तब शुरू हुआ जब भारत ने नाथुला से सेबुला तक तार लगाकर बॉर्डर को परिभाषित किया। भारत के ऐसा करते ही चीन ने आपत्ति की और हाथापाई और टकराव की नौबत आ गई। कुछ दिन बाद चीन ने मशीन गन फायरिंग की मदद से भारतीय सैनिकों पर हमला किया और भारत ने इसका जवाब दिया। कई दिनों तक ये लड़ाई चलती रही और भारत ने अपने जवानों की पोजीशन बचाकर रखी। सैम मानेकशॉ तब ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे और नाथुला पर मौजूद थे। अपनी बेइज्जती होने के बाद चीनी सेना ने 20 दिन बाद फिर से भारतीय इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश की। अक्टूबर 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला में यह घटना हुई थी और ये जगह नाथुला के पास ही थी। कुछ जवानों की शहादत के बावजूद भारत ने तब भी चीन को करारा जवाब दिया था और चीन को अपने इरादों के साथ पीछे धकेल दिया था। तब भारतीय सेना के ऐसे तेवर देखकर चीन भी हैरान रह गया था। उस समय भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 300 से 400 सैनिक मारे गए थे। माना जाता है कि 1967 में भारत के इस शौर्य की वजह से ही उसके बाद भारत और चीन के बीच कभी गोलियां नहीं चली। भारत और चीन संघर्ष और संबंधों की पहेली उलझती जा रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। ये 2020 का नया भारत है जो अपने आप में महाशक्ति है। आज तक ब्यूरो। 1967 में भारत ने शिकस्त दी। ताज्जुब की बात यह है कि कहीं पर इसे इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं किया गया। किया जाना चाहिए था ताकि चीन बार बार 62 की धौंस नहीं दिखाता। लेकिन हम आपको खबर की पूरी पिक्चर भी दिखाते हैं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है और आज का जो घटनाक्रम है उससे हम क्या क्या समझें, एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से जो चीनी हवाई जहाज हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, जो आसमान में नजर आए हैं, दबाव बनाने की रणनीति है, क्योंकि चीन के विमान 30 किलोमीटर की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यह दुनिया का ध्यान हटाने के लिए दिखावे की रणनीति है। सैन्य साजो सामान और हथियारों को एलएसी के पास भेजना भी दबाव बनाने की आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। भारत भी इसके जवाब में सैनिकों की संख्या और साजो सामान बढ़ा रहा है ताकि स्थिति बराबर की रहे। चीन खुद कितने दबाव में है ये भी देखिए। अमेरिका और ब्रिटेन ने G7 संगठन के देशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका का G7+4 यानी कुल 11 देशों के संगठन का प्रस्ताव रखा है। ब्रिटेन ने रशिया को बाहर रखते हुए G7+3 यानी 10 लोकतांत्रिक देशों के संगठन का प्रस्ताव रखा है। नए समीकरणों को देखते हुए भारत की एंट्री हो सकती है। अमेरिका और ब्रिटेन का मकसद है चीन को अलग थलग करना और जहां तक हो सके उसे कमजोर करना। दूसरी तरफ चीन अमेरिका के दबाव की वजह से बौखलाया हुआ है और भारत पर हर तरह से हमला कर रहा है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को अमेरिका चीन के बीच जारी कोल्ड वॉर में शामिल होने के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। अगर भारत अमेरिका का साझेदार बनकर चीन के खिलाफ कुछ भी करता है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। चीन यह भी कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत को अपने यहां चीन के खिलाफ उठने वाली आवाजों को भी रोकना चाहिए। जाहिर है चीन को भारत में हो रहे बदलाव से बहुत ज्यादा दिक्कत है। यानी इतना स्पष्ट समझिए कि अगर चीन ये हिमाकत भी करता है कि वो युद्ध करे तो सारी दुनिया एक तरफ और चीन एक तरफ। हां, चीन के साथ एक पाकिस्तान जरूर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन को इनडायरेक्ट सपोर्ट तो दे ही रहा है। आज पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं दिल्ली में और ये बेहद जो सटीक ऑपरेशन किया गया है उसके जरिए ये समझ में आया, जो कि हाई कमीशन में यहां पर दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में नियुक्त कर्मचारी के तौर पर थे, वीजा ऑफिसर्स के तौर पर, वो दरअसल आईएसआई के ऑपरेटिव थे और कैंट एरिया में घूम घूम कर जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। पाकिस्तानी उच्चायोग का वीजा अफसर दिल्ली के करोल बाग के एक रेस्टोरेंट में मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ट्रैक में फंस गया।
उच्चायोग के वीजा सेक्शन में काम करने वाला आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर खान आर्मी हेडक्वार्टर में अपने एक कॉन्टैक्ट से मिलने आया था और नकद के बदले उन्हें भारत के आर्मी हेडक्वार्टर के डॉक्यूमेंट्स हासिल करने थे। पाकिस्तान के पंजाब के निवासी आबिद हुसैन और इस्लामाबाद के निवासी ताहिर और पाकिस्तान के पंजाब के भक्कर शहर के निवासी उसके ड्राइवर जावेद हुसैन के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और भारत ने उन्हें निकाल बाहर भी किया है। लेकिन इसी के साथ उच्चायोग के अपने अधिकारियों की मदद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक और प्लान बेनकाब हुआ है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आबिद हुसैन और ताहिर खान सेना के अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को उनके उन रिश्तेदारों के जरिए फंसाते थे जो पाकिस्तान का वीजा हासिल करने आते थे। वीजा अफसर होने की वजह से दोनों पाकिस्तान का वीजा चाहने वालों के रिश्तेदारों की जानकारी पा जाते थे और फिर उनसे संवेदनशील जानकारी हासिल करने की उम्मीद हो तो उनमें मेल जोल बढ़ाते थे। इन पाकिस्तानी अधिकारियों ने नसीर गौतम नाम के दिल्ली के पते पर आधार कार्ड बनवा रखा था, जिसकी मदद से ये दिल्ली कैंट की गोपीनाथ और सदर बाजार में बेरोक टोक आते जाते थे। आबिद और ताहिर के संपर्क में आए तकरीबन 1 दर्जन लोगों से सेना और दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। इनमें से कम 2 युवा सैनिक हैं जिसने रावलपिंडी के IP एड्रेस से फेसबुक पर वीडियो चैट की थी और उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हुई थी। सरकार इस समय एक सूची तैयार कर रही है उन सरकारी अधिकारियों और जवानों की जो पाकिस्तान उच्चायोग के इन दोनों वीजा अधिकारियों के संपर्क में थे। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों अधिकारियों ने एक इसी तरह की सूची रावलपिंडी भेज दी थी और वहां बैठे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर कुछ भारत में अधिकारियों और जवानों से संपर्क साधने का प्रयास भी किया जा रहा था। क्या इसमें ISI को सफलता मिली? ये अब एक जांच का विषय है। मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब दिल्ली के रेस्टोरेंट में आबिद हुसैन को पकड़ा तब मोहम्मद ताहिर खान ने भागने की कोशिश की। वो अपनी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 89CD106 वाली टोयोटा कोरोला ऑल्टिस गाड़ी की ओर बढ़ा, तभी उसका रास्ता रोका गया और टोयोटा कोरोला गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़ा गया। आबिद और ताहिर के साथ उनका ड्राइवर जावेद भी पकड़ा गया है जो उनके इस जासूसी रैकेट में शामिल था। जासूसों के पास से आईफोन बरामद किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। पाकिस्तान को लगता था कि इस समय हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है कोरोना के साथ में, चाइना के साथ में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और इसका फायदा उठाकर वो इस माफी की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें भी वो विफल हुए। इन डिप्लोमेट्स की जो कार्रवाई थी ये इंटरनेशनल नियमों के खिलाफ है। हिंदुस्तान ने इन दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है और इनको कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर देश से निकल जाना। भारतीय जांच एजेंसी के मुताबिक आबिद हुसैन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो सेना के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान इस समय पे जब इंडिया के पूरे एनर्जी और फोकस जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है, तो जरूरी बात है पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा। ISI का वीजा अधिकारी ताहिर 2016 से भारत में है, आबिद 2019 में भारत आया था। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती होगी यह पता लगाना कि पिछले 4 वर्षों में ये किन किन भारतीय लोगों के संपर्क में थे, वीजा देने के बहाने किन के रिश्तेदारों से दोस्ती साधी और क्या क्या जानकारी वो ले पाए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। अमूमन इस तरह की कोई भी चीज सामने आती है तो पाकिस्तान की तरफ से सीधे उसका खंडन किया जाता है, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं होगा क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो ऑडियो समेत भारत के पास है। बहरहाल हम आपको अब अमेरिका लिए चलते हैं और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं जो वाकई बहुत हैरान करती हैं कि एक महाशक्ति में भी क्या इस तरह के दंगे हो सकते हैं। दरअसल श्वेत अश्वेत के बीच का जो टकराव है, संघर्ष है, वो आज का नहीं सदियों पुराना है वहां पर। लेकिन यह मामला इसीलिए एक बार और उठा क्योंकि एक अश्वेत की मृत्यु तब हुई जब एक श्वेत पुलिस वाले ने उसके साथ बर्बरता की। उसने कहा मुझे सांस नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस वाले ने अपना घुटना उसके गर्दन से नहीं हटाया। उसके बाद जो चिंगारी भड़की वो अमेरिका के अलग अलग राज्यों तक पहुंच गई। जब व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन हो रहा था तो स्थिति यहां तक आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बंकर में भी रखना पड़ा।
एक अश्वेत की मौत से हिल गया अमेरिका। हिंसा की आग में जल रहा है अमेरिका। व्हाइट हाउस तक पहुंची आग की आंच। अमेरिका की सड़कें गुस्से से उबल रही हैं। शहर दर शहर आग की लपटों में घिरे हुए हैं। व्हाइट हाउस के बाहर तो प्रदर्शन से हालात इतने बिगड़े कि सिक्योरिटी सर्विस को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के बंकर तक में ले जाना पड़ा। वजह है पुलिस की बर्बरता में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत। हालात इतने बदतर हैं कि कोरोना के कहर से बेहाल अमेरिका अब एक महा मुसीबत में घिर गया है। I want to express our nation's deepest condolences and most heartfelt sympathies to the family of George Floyd. A terrible event, terrible thing that happened. ब्लर विजन वाली तस्वीर में सड़क पर लेटे एक शख्स का नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। अमेरिका का एक अश्वेत और उसके गले को घुटनों से दबाए इस शख्स का नाम है डेरेक शेविन। ऊंचे तबके वाले इस श्वेत पुलिस वाले ने नीचता की सारी हदें लांघ दी, मानवता पर कालिख पोत दी। वो तब तक अपने घुटनों से फ्लॉयड को दबाए रखा जब तक कि उसका दम नहीं निकल गया। इस जघन्य क्रूरता में अपना प्राण त्यागते फ्लॉयड ने बड़ी मिन्नतें की। उसके आखिरी शब्द थे, मुझे सांस नहीं आ रही। उसने अपनी मां का भी वास्ता दिया, लेकिन काट कलेजा शेविन के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो उसे मार डालना ही चाहता था, उसने मार दिया। पुलिस बर्बरता की यह कहानी फ्लॉयड की मौत की तरह यहीं दम तोड़ देती अगर कुछ लोगों ने अपनी आंखों से इसे होते हुए ना देखा होता। अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, तस्वीरें इंटरनेट पर आई तो लाजमी तौर पर वायरल हो गई। इस अत्याचार को देखकर अश्वेत समुदाय उबल उठा, अमेरिका जल उठा। हालांकि डेरेक को गिरफ्तार किया गया। इस हत्यारे को उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। चंद दिनों में ऑफिशियली तलाक भी हो गया। लेकिन गिरफ्तारी या तलाक इतनी घिनौनी करतूत की सजा नहीं हो सकती। ऐसे सिरफिरे को फांसी से कम क्या होना चाहिए? जॉर्ज फ्लॉयड का कसूर क्या था? पुलिस वाले ने क्यों उसका गला घोट दिया? क्या उसे अश्वेत होने की सजा दी गई? बताया जाता है कि 25 मई की शाम जॉर्ज फ्लॉयड ने एक दुकान से सिगरेट खरीदा था। दुकानदार को शक हुआ कि जॉर्ज ने उसे नकली डॉलर दिया है। शाम 8:01 पर दुकानदार ने पुलिस से इसकी शिकायत की। दुकानदार ने यह भी कहा कि जॉर्ज शराब के नशे में है। इस कॉल के कुछ ही देर बाद 2 पुलिस वाले वहां पहुंच गए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। तस्वीरें देखिए, जॉर्ज की कार से पहले 2 लोग निकलते हैं और फिर पुलिस वाले उसे निकालते हैं। जॉर्ज के दोनों हाथ पीछे की ओर हैं। ऐसा लग रहा है जॉर्ज के हाथ में हथकड़ी लगाई गई है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद जॉर्ज को दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसके बाद की तस्वीर सीसीटीवी में नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज जमीन पर गिर गया था और वो पुलिस से कह रहा था कि उसे बंद जगह से डर लगता है। तभी वहां आरोपी पुलिस वाला डेरेक वहां पहुंचता है और फिर जो कुछ हुआ वो अमेरिका का काला इतिहास बन चुका है। आज तक बेरो। वहां के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मामला एक पुलिस वाले की बर्बरता का था, जिसे कानूनी प्रक्रिया के तौर पर अरेस्ट किया गया है और मामला शुरू कर दिया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को एक राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। अमेरिका की स्पेस हिस्ट्री में आज एक नया पन्ना जुड़ गया है। वहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ यह संभव हुआ है कि कोई आईएसएस तक जा सके। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स ने अपने खास रॉकेट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को 31 मई को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाकर इतिहास रचा। शनिवार को स्पेसएक्स ने नासा के साथ मिलकर अपना पहला मानव मिशन लॉन्च किया था, जो रविवार को कामयाब हो गया। नासा के 2 एस्ट्रोनॉट स्पेसएक्स के
खास क्रू ड्रैगन के जरिए वहां पर पहुंचे थे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।